हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी को पता है कि रिवीजन सीरीज चल रही है और मैं आपको डेली क्वेश्चन बैंक है आपके उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने वाला हूं, जिसमें अभी हमारे ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रही है। और कल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 36 तक करवा दिया। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, माध्यमिक शिक्षा मंडल हाई स्कूल परीक्षा, ये आपका क्वेश्चन बैंक आया हुआ है बोर्ड की तरफ से। ये है आपका ब्लूप्रिंट। इसके लिए मैंने आपकी अलग से वीडियो बनाई है कि स्मार्ट स्टडी आप कैसे कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस चैप्टर से कौन से कितने मार्क्स का आपका आने वाला है। आप उसको देखकर अपनी तैयारी को एकदम स्ट्रॉन्ग तरीके से कर सकते हैं, स्मार्टली तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर कहां पर थे हम? क्वेश्चन नंबर मैं आपको लास्ट क्लास में 36 नंबर क्वेश्चन तक करवा चुका था। अब 36 नंबर क्वेश्चन में करवाने के बाद अच्छा ये भी हमारा सेगमेंट हो चुका था और पेज नंबर 7 पे हम थे कि अच्छा पेज नंबर 7 पे आपका क्वेश्चन जो कर चुका है। पेज नंबर 7 पे क्या है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य होगा। इसको थोड़ा बड़ा करता हूं मैं। आई होप आप सभी देख पा रहे होंगे। अब यहां से क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्या क्वेश्चन है हमारा? क्वेश्चन हमारा है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य होगा। चूंकि समांतर माध्य का आपका फॉर्मूला होता है, क्या होता है माध्य का फॉर्मूला? माध्य का फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग या प्रेक्षणों का योग भी आप लिख सकते हैं। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है। अब प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं, प्रथम 5 प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या नहीं बोला, प्राकृत बोला। तो प्रथम 5 कौन कौन से होंगे? 1 2 3 4 5। जब कितनी बोला हमसे बोला है प्रथम 5, तो 1 2 3 4 प्लस 5। अब ये हमारी हो गई प्राकृत संख्या है, वो भी कितनी हो गई? हमारी हो गई प्राकृत संख्या है 5। ठीक है। अब इनका निकालना है हमें, माध्य निकालना है। माध्य मतलब आंकड़ों का योग, तो 1 2 3 4 5 इनका सबका योग। इनकी संख्या कितनी? 1 2 3 4 5, ये होने वाली है आपके 5। आप सबको जोड़ो जरा। 5 4 9 9 3 12 12 2 14 और 1 15। 15 बटे आपका होने वाला है 5। 5 को 15 से 15 को 5 से आप काटोगे तो आपका उत्तर होने वाला है 3, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है बी। शायद आपकी अब यहाँ पर कोई सी भी संख्या आपको दे दे, आप इस तरह इसको कर सकते हैं। ठीक है। अब यहां पर अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन हमारा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। आपका एक सांख्यिकी से क्वेश्चन आया हुआ है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो यहां पर केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन कौन सी होती है? आपकी माध्य होती है, माध्यक या जिसको माध्यिका बोलते हैं वो भी होती है। बहुलक भी आपकी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, लेकिन नहीं होती है। वो नहीं होती कौन सी? आवृत्ति। आवृत्ति आपकी कोई केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती है। ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं। ऐसा प्रेक्षण जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होती है, तो मैंने आपको बताया था बहुलक। बहु का मतलब होता है बहुत। ठीक है। और ऐसा आंकड़ा जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है वही हमारा बहुलक होता है। तो जिसकी आप बारंबारता मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी या जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो क्या होती है? ये होता है हमारा बहुलक। ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन क्या है कि वह घटना जिसका घटित होना असंभव हो, जिसका घटित होना असंभव हो, तो उसकी प्रायिकता हमेशा होगी आपकी 0। वह घटना जिसका घटित होना निश्चित हो की प्रायिकता, तो निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा हो जाती है आपकी 1। ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन में, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग होता है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग होता है। मतलब योग हमेशा जब भी पूछे आपके किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग होता है, तो ये आपका हमेशा होगा 1। ठीक है। अब निम्न में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? चलिए अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है। आई होप आपने सारे आंसर अपने जो नोट्स हैं या वहां पर आप जहां पर इसको लिख रहे हैं वहां पर नोट कर लिए होंगे। तो इसको मैं आपको बताता हूं आगे कि प्रायिकता से संबंधित एक आपका सेगमेंट है, जैसा कि आप यहां पर भी देख सकते हैं। चलिए मैं प्रायिकता को लिखता हूं पीई। तो प्रायिकता का मान आपका हमेशा क्या होने वाला है? प्रायिकता का मान आपका हमेशा 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है और हमेशा 1 से आपका होगा छोटा। ठीक है। प्रायिकता का मान इन दोनों के बीच में चलने वाला है कि प्रायिकता का मान हमेशा 0 से बड़ा होगा और हमेशा 1 से होने वाला है आपका छोटा। ठीक है। चलिए अब किसी प्रयोग की हमारा हो चुका है, निम्न में कौन घटना प्रायिकता नहीं हो सकती। ठीक है। अब हो कौन कौन सकती है?
तो देखिए इसको जब हम 2/3 है, तो इसको जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.66 आपका आएगा। क्या ये 1 से छोटा है? बिल्कुल हाँ, 1 से छोटा है और 0 से बड़ा भी है। अब बी वाला है, बी वाला क्या ये 0 से बड़ा है? बिल्कुल भी नहीं, ये हमारा 0 से बड़ा नहीं है, जबकि ये माइनस में है, तो ये हमारा 0 से और नीचे जाएगा। फिर 15% है, तो 15% को हम 15/100 लिख सकते हैं। क्या 100 से आपकी 2 जीरो जो ऊपर जाएगी तो 0.15 हम इसको लिख सकते हैं। तो क्या ये 0 से बड़ा है? बिल्कुल है। क्या ये 1 से छोटा है? बिल्कुल हाँ है, तो ये भी इसका मान हो सकता है। तो 0.07 है, ये भी बिल्कुल इसका मान हो सकता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है -1.5, क्योंकि प्रायिकता कभी माइनस में नहीं होती और 0 से हमेशा बड़ी होती है और 1 से हमेशा छोटी होती है। चलिए, अब आपका एक फॉर्मूला और है कि प्रायिकता Pe, और Pe बार का मतलब होता है किसी घटना की घटित नहीं होने की संभावना। ठीक है, चलिए इसको समझाता हूं मैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। ये फॉर्मूला आपको मैं यहीं पे बता देता हूं। किसी घटना के होने की प्लस नहीं होने की, ये हमेशा इसकी वैल्यू होती है 1। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा 1, मतलब किसी घटना के घटित होने की और नहीं होने की बराबर होता है हमारा 1। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी? तो चित्त आने, एक सिक्के में आपको एक हेड मिलेगा और दूसरा टेल मिलेगा। क्योंकि चित्त है, चित्त होता है एक पट होता है, तो चित्त मतलब आपका हेड। अनुकूल परिणाम कितना होगा हमारा? 1। कुल परिणाम कितना होता है इसमें? 2। तो इसकी प्रायिकता होने वाली है आपकी 1/2। फिर 45 हमारा घटना ई की प्रायिकता एक ऐसी संख्या Pe है कि, अब देखो जो आपका मैंने ऊपर फॉर्मूला बताया था कि प्रायिकता हमेशा किससे बड़ी किससे छोटी होती है, तो प्रायिकता हमेशा होती है 0 से बड़ी। यहां पर हमें दिख रहा है, या बराबर भी हो सकती है, और प्रायिकता का मान हमेशा होता है 1 से छोटा या बराबर। तो इसके लिए हमारा आंसर होने वाला है सी नंबर का। अब आपका एक क्वेश्चन थ्योरेटिकल है 46 नंबर का। तो 46 कैसा क्वेश्चन है, क्या है, उसमें आपको बताता हूं। थोड़ा सा इसको जूम करता हूं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से विजिबल हो जाए। अब क्वेश्चन विजिबल कैसे होगा, देखिए जरा। क्वेश्चन है हमारा कार्ल फ्रेडरिक गॉस का समय काल है। तो इसका आपको आंसर क्या करना है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर का 1777 से लेकर 1855। फिर आपका 47 है समीकरण की 5x - 4y + 8, जो आपका एक रेखिक समीकरण तथा 7x + 6y - 9 = 0 की तुलना a1/a2 b1/b2 c1/c2 से कर युग्म द्वारा निरूपित रेखा है। चलिए, अब इसको हम डायरेक्टली आंसर इसका नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि पहले हमें इसको तुलना करके देखना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन क्या कहता है तुलना करने पर। चलिए, अब यहां पर आपका a1/a2, a1 की जगह पर 5 है, b1 की जगह पर क्या है आपका, सॉरी a2 की जगह पर क्या है आपका 7 होने वाला है, a2 की जगह पर क्या है आपका -4 है, सॉरी a1 आपका b1, इसको हम लिख लेते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2। ठीक है, a1/a2 मतलब 5/7, b1 क्या है आपका -4 है, यहाँ पर b2 की वैल्यू कितनी है 6 होने वाली है, यहाँ पर c1 की वैल्यू कितनी है, c1 की वैल्यू हमारी है 8, और यहाँ पर c2 की वैल्यु कितनी होने वाली, c2 की वैल्यू हमारी होती है -9। अब क्या यहाँ पर ये दोनों आपस में इक्वल है? यदि हम इसको काट भी लें, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, या 5/7 और -2/3, क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? बिल्कुल भी नहीं, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो इसकी 2 से 3 कंडीशन बनती, कैसी कि एक अद्वितीय हल होगा, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का, एक अद्वितीय हल होगा। और इसके जो समीकरण युग्म कैसे होंगे? समीकरण युग्म होंगे संगत, जिसका हल होता है वो संगत होते हैं। अब हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है यहाँ पर कि रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है, संपाती है, कोई नहीं है। तो यहां पर देखिए, समांतर जब होती हैं तो इसका कोई हल नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो मिलेंगी नहीं, तो हल कहां से होगा? संपाती है मतलब इसके अनंतता ने हल होंगे, और ये आंसर हो नहीं सकता। तो यहाँ पर रेखाएं क्या करती है? जब एक अद्वितीय हल होता है तो उसका मतलब होता है रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर होने वाला है ए। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 2, यहां पर 2 10 45 हो सकता है ये, ठीक है, इसको हम लिख लेते 2 10 45 डिग्री। ठीक है, 2 10 45 डिग्री + 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। अब इसका एक फॉर्मूला भी होता है डायरेक्ट। क्या फॉर्मूला होता है इसका? फॉर्मूला होता है कि tan 2 थीटा, हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब
यहां पर आप चाहें तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। दो तरीके से कैसे? आप 45 डिग्री का मान रख सकते हैं। चलो दोनों तरीके मैं आपको बताने वाला हूं। 2 1045 की वैल्यू होती है 1, फिर 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, 1045 का मान 1 होता है और 1 का स्क्वायर आप 1 करेंगे तो यही होने वाला है। फिर 2/1, 1 का स्क्वायर 1/2 मतलब 2/2, 2 से 2 आप काटोगे तो आपका आंसर होने वाला है 1। अब यहां पर 1 आपका कहीं भी इसका आंसर नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि इसको आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होने वाला है? देखिए जरा फॉर्मूला बताता हूं आपको। यहां पर आपका 2 10 45 डिग्री 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, इसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं 10 2 10 थीटा बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। हम इसको लिख सकते हैं 10 2 थीटा की जगह पर चूंकि आपका 45 डिग्री तो हम इसको लिख सकते हैं 10 2 इंटू 45 डिग्री। अब 10 2 इंटू 45, 45 दोनों आपका होता है 90, तो ये हमारा हो जाएगा 10 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए। अब यहां पर ठीक है, यहां पर हमारा क्वेश्चन है अगला कि 1 माइनस 10। अच्छा, ये इसके लिए आप फॉर्मूला भी याद रखेंगे, साथ में ये भी आपको याद रखना कि 1 2 10 थीटा बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का किसका जो वैल्यू होती है वो क्या, उसका डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं हम 2 10 थीटा या सॉरी 10 2 थीटा। ये जो है इसका ये एक सूत्र है, थीटा की जगह पर 45 इसका मान रख लोगे। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री या 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। अब हम इसका ऑप्शन देखते हैं इसमें इसको सॉल्यूशन कैसे दिया हुआ है। और अच्छा 1 भी है 0 भी है, तो आप इसका डायरेक्ट मान 45 रख के इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे करेंगे? चलिए, अब 1 माइनस 1045 की वैल्यू होती है 1, 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, तो 1 का 1 ही होगा। 1 माइनस 1 मतलब 0 होने वाला है आपका। 1 और 1 2, तो 0 में किसी भी संख्या से आप भाग दो, आंसर क्या होता है आपका? 0 में आप किसी भी संख्या से भाग दो तो आंसर आपका होता है 0, मतलब ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपका 50 साइन स्क्वायर ए बराबर 2 साइन स्क्वायर ए तब सत्य होता है जबकि माइनस ए। अब अच्छा, जबकि यहां पर सिर्फ आपका ए दिया है। अब इसको सोल्व कैसे करना है? इसमें आप ज्यादा अपना समय व्यर्थ ना करते हुए सीधे सीधे आप थीटा की वैल्यू ऑप्शंस में पुट करिए। कैसे? जब ऑप्शंस में आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपका LHS RHS के बराबर आना चाहिए। चलिए आपको बताता हूं कैसे। चलिए, साइन 0 की वैल्यू, अच्छा यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू जब हम 0 रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, आपका LHS 0 होने वाला है। फिर 2 ये भी 0 हो जाएगा, मतलब ये क्या होने वाला है 0। 2 में किसी का मल्टीप्लाई करेंगे आप 0। अब ये वाला कंडीशन हमारी सही हो रही है क्या? इसके लिए ये सेटिस्फाइड है। हम इसका चेक करते हैं। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर ये हमारा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए। अब अच्छा, ए की जगह पर हमें पुट करना है 30, तो हम पुट कर लेते हैं इसको 30 डिग्री। ठीक है, अब साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, इसको चूंकि स्क्वायर है तो हम इसको 1/4 लिख लेंगे। सीधा सीधा स्क्वायर करने के बाद 2, ये भी आपका हो जाएगा 1/4। अब इसको 2 से 4 को काटेंगे तो 1/2 आएगा, मतलब 1/4 बराबर नहीं है 1/2 के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका LHS अलग आ रहा है, RHS अलग आ रहा है, LHS अलग आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी नहीं करता। ये इसी तरह ये भी आपको सेटिस्फाइड नहीं करेगा और आपको ये भी इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा। मतलब ऑप्शन हमारा इसका आंसर होने वाला है ए, मतलब 0 डिग्री। ठीक है, चलिए, तो इस तरह की ऐसे क्वेश्चन आप बाय ऑप्शन बना सकते हैं। अब क्वेश्चन आपको होने वाला है 2 10 30 डिग्री माइनस 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए इसको भी करते हैं। आप इसका डायरेक्ट वैल्यू पुट करके कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अच्छा, इसका भी मैंने एक फॉर्मूला लिखवा दिया है आपको। कैसा फॉर्मूला? जहां पर हमने ये वाला क्वेश्चन करा था 2 10 45 डिग्री बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, वहां पर प्लस है, यहाँ पर आपका माइनस दे दिया है। चलिए हम इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं किसकी? 10 30 डिग्री की। तो 2 10 30 डिग्री डायरेक्ट वैल्यू पुट करके बताता हूं आपको। 2 इंटू 10 30 डिग्री का मान क्या होता है? 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। फिर 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, तो 10 स्क्वायर स्क्वायर है, चूंकि स्क्वायर से रूट आपका कैंसिल हो जाएगा तो आपका सिर्फ 3 ही बचने वाला है यहाँ पर। तो 2/√3, यहाँ पर जब इसको सोल्व करोगे 3 माइनस 1 तो मतलब 2 आपका होने वाला है 3। जब ये ऊपर जाएगा तो आपका सेगमेंट यहाँ पर ये बनेगा 2/√3 इंटू 3 ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा? 2 नीचे आ जाएगा। और
2 से 2 हमारा कट जाएगा, इसको हम 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणा √3, या फिर आप हर का परिमेयकरण भी कर सकते हैं। सेम आपका आंसर मिलने वाला है √3 से √3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचने वाला है क्या √3। अब देखिए इनको कैसे उठाना है, इसमें देखिए √3 किसका आंसर आपका होने वाला है, क्योंकि cos 60 का मान भी √3 नहीं होता, sin 60 का मान भी √3 नहीं होता, tan 60 डिग्री का मान जरूर √3 होता है, इसलिए हमारा आंसर क्या होने वाला, हमारा आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर आपका सी। इसी तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं वैल्यू पुट कर करके, ठीक है। चलिए, समांतर श्रेणी में कोई दो लगातार पदों का अंतर क्या कहलाता है, एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी आपकी होती है क्या होती है, जैसे मान लो आपका अंतर समान हो, मैंने क्या लिख दिया, कोई श्रेणी लिख दी 2 4 6 8 10। अब इन दोनों के बीच का अंतर क्या आएगा, 4 - 2 कितना आएगा 2, इन दोनों के बीच का 6 - 4 ये कितना आएगा 2, मतलब हर पद में क्या होने वाला है आपका अंतर समान होने वाला है, इसलिए हम उसको समांतर श्रेणी कहते हैं। और इसको सार्वंतर बोला जाता है, क्योंकि आप इसको डी लिखते हैं, डी बराबर 2 आया आपका, तो क्या कहते हैं हम उसको कहते हैं सार्वंतर। कोई दो लगातार पदों का अंतर मतलब सार्वंतर। बिंदु P 2,3 की x अक्ष से दूरी, क्योंकि x अक्ष पे y का मान हमारा होता है 0। क्या होता है x अक्ष पे, अब x अक्ष पे हमारा होता है y का मान 0। अब P है आपका, P क्या दिया आपका, P दिया है 2,3। यहां पर x अक्ष से दूरी, मान लो हम कोई बिंदु Q ले लेते हैं, x अक्ष बोला है तो x अक्ष पे y का मान हमारा 0 हो जाएगा, और x अक्ष पे x की वैल्यू हम यही उठाएंगे, और y का मान क्या होने वाला है 0, ठीक है। अब सिर्फ इनकी दूरी निकालना है, तो दूरी का आपको सूत्र पता ही है, क्या होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सो √x1 y1 x2 y2, तो x2 मतलब 2, और यहाँ पर होने वाला है आपका -2 का स्क्वायर, प्लस y2 का मान होता है 0, माइनस आपका ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, फिर √2 - 2 मतलब 2 - 2 मतलब ये तो 0 हो जाएगा आपका पूरा, यहाँ पर 3 माइनस है लेकिन स्क्वायर हो जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 0 + 9 आपका 9 बचने वाला, और 9 का वर्गमूल होता है आपका 3। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होने वाला वो होने वाला ऑप्शन नंबर बी। अब x अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक हैं, एक चूंकि मैंने आपको बोला है कि x अक्ष पर y का मान क्या होता है, x अक्ष पर y का मान होता है 0। अब x अक्ष पर y का मान कहां पर 0 दिख रहा है आपको, x अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक, तो x अक्ष पर y का मान होता है 0। चलिए देखिए जरा, ये होने वाला है आपका इसका आंसर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर होती है y की वैल्यू 0 और ये x अक्ष x, 0, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर। y अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक, क्योंकि y अक्ष पर x का मान 0 होगा, तो y अक्ष पर x का मान 0 कहां दिख रहा है, ये आपका दिख रहा है x की वैल्यू 0, y अक्ष पर y का मान y लिख दिया हमने। फिर अल्फा, अच्छा ये समानुपाती, या इसको हम बोल सकते हैं गामा, ठीक है, ये कुछ ऐसा साइन बनाया हुआ है उन्होंने, अल्फा बीटा गामा, ये डेल्टा हो सकता है, त्रिघात बहुपद x³ + bx² + cx + d के शून्य हो, तो हमें क्या निकालना है, हमें बताना है उसका इसमें से कौन सा फॉर्मूला आपका सही होगा। चलिए, चूंकि आपका ये त्रिघात बहुपद मैंने आपको बताया था ax³ + bx² + cx + d, ये आपका त्रिघात बहुपद है। अब यहाँ पर क्या होता है आपका, ये चीज आपकी हमेशा प्लस होती है, ये माइनस होगा, ये आपका प्लस होगा, ये माइनस होगा। यहाँ पर आपका होता है अल्फा + बीटा + गामा बराबर होता है, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस का b/a। अब इस टाइप का आपका कौन सा आंसर दिख रहा है, इस टाइप का आंसर मुझे दिख रहा है ये आपका एकदम करेक्ट होने वाला है। अब अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, c/a, अच्छा तीनों को इनको ले लिया अपन ने c/a, प्लस माइनस c/a, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये अल्फा बटे अल्फा दे दिया उन्होंने, ये सभी, तो क्योंकि ये मुझे अकेला सही दिख रहा है इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब ये आपके पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव यहाँ पर होते हैं खत्म। मतलब कितने ऑब्जेक्टिव थे आपके, 56 ऑब्जेक्टिव थे। पूरी बुक से आपके इतने ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनते हैं, और कुछ ट्रिग्नोमेट्री के और बनेंगे, तो उसके लिए मैंने आपकी पहले से वीडियो बना रखी, चाहे तो आप उसको देख सकते हैं। जो 30 नंबर वाली आपकी सीरीज है उसमें आपकी वीडियो पहले से बन चुकी है। अब हम इसे करने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स, तो उसके लिए मैं आपके अलग से वीडियो क्लासेस लाऊंगा। इसी सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।